दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी। आपका टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, जो प्रथम सेमेस्टर पेपर 1 के अंतर्गत आता है। राजनीतिक पहलू और 1506 से लगाकर 1526। दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 वंश हुए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इन जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से, सबसे पहले ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। जब मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हुई, तब वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तथा भारत की संपूर्ण सत्ता तुर्कों के हाथों में चली जाती है। जब संपूर्ण सत्ता तुर्कों के हाथों में चली जाती है, तब दिल्ली सल्तनत पर लगभग 320 वर्षों तक तुर्कों ने राज किया और अपना शासन अधीनस्थ किया। तो शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं? तो पहला वंश होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश, गुलाम वंश के संस्थापक जो तो तुम्हारे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी साहब थे, जिनका आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जलालुद्दीन खिलजी धार्मिक प्रवृत्ति किस प्रकार के व्यक्ति थे? तुगलक वंश के जो थे मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे। तुगलक वंश के संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक सैयद वंश के संस्थापक सैयद इब्राहिम। उसके बाद लोधी वंश के बहलोल लोधी। उसके बाद में आ जाएंगे बहलोल लोधी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इन 5 वंशों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, गुखित सैलो, जिससे हम 5 वंशों को आराम से याद कर सकते हैं। गु से हो जाएगा गुलाम, ठीक है। खी से हो जाएगा खिलजी वंश, ता से हो जाएगा तुगलक वंश, सा से हो जाएगा सैयद वंश, लो से हो जाएगा लोधी वंश, ठीक है। आपका जो चला है 1206 से, इसकी समयावधि अगर देखेंगे तो 1206 से 1320, और ये 1320 से 1320 से इसकी समयावधि होगी 1396। अब 1396 से इसकी समयावधि होगी 1420। 1420 से 1522 तक, और 1522 से 1526। वहां से सत्ता हमारी पठानों के हाथों में चली जाती है तथा दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों का अधिकार समाप्त हो जाता है 1526 ईस्वी में। जब बाबर अपनी सेना इब्राहिम लोदी के सामने पानीपत के मैदान में 14 अप्रैल 1526 से 18 अप्रैल 1526 तक लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी की हार के कुछ कारण थे। पहली बात तो
उसकी सेना सुसंगठित नहीं थी। दूसरी बात, इब्राहिम लोदी की हार का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो यह था कि इब्राहिम लोदी के पास सैनिक जो थे वह अच्छी तरीके से कुशल, उनको प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं प्रदान थीं, और जो बाबर था उसने बारूद का प्रयोग किया था तथा तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर की सेना पानीपत के मैदान में वह लगभग 15,000 बताई जाती है और इब्राहिम लोदी की सेना 50,000 बताई जाती है। जो इब्राहिम लोदी था वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक हुआ। उसने शुरुआत में तो दिल्ली सल्तनत को एकत्रित करने का प्रयास किया, परंतु अपने मंत्रियों, अमीरों एवं उलमा के प्रभाव के कारण उसको दिल्ली सल्तनत की राज सत्ता ढहते हुए अपने आंखों के सामने ही देखनी पड़ी। तो हम बात करेंगे गुलाम वंश की। गुलाम वंश की सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। गुलाम वंश 1206 से 1320 तक चला है जो गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो सबसे पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसका नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा? गुलाम, दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है गुलाम वंश, क्योंकि तुर्कों में गुलाम रखने की प्रथा थी। ये कोई गुलाम तरीके के नहीं होते थे, इनको अच्छी खासी व्यवस्था दी जाती थी। इनको पहले छोटे पर खरीद लिया जाता था या तो इनको किसी तरीके से बंदी बना लिया जाता था। जो व्यक्ति अच्छा कुशल घुड़सवारी या सैनिक सवारी के सैनिक में वीरता दिखाने योग्य होता था उसको खरीद लिया जाता था और उसको खरीदकर उसको गुलाम नाम दे दिया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम था, वह वफादार गुलाम था। उसने 1191-1192 के युद्धों में मोहम्मद घोरी की बहुत सहायता की। तराइन के युद्ध में 1191-1192 में उसने मोहम्मद घोरी की बहुत सहायता की। इसलिए जब मोहम्मद घोरी भारत से वापस लौटा तब उसने अपनी बहुत सारा क्षेत्र, बहुत सारा राज्य, ठीक है, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, जिसके कारण वह दिल्ली का राजा बन गया 1206 ईस्वी में। अब कुतुबुद्दीन तो उसका वास्तविक नाम है, ऐबक उसकी उपाधि है। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की जो राज व्यवस्था से लेकर सैनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर पूर्णतः नियंत्रण किया, क्योंकि उसके पहले भारत की राजसत्ता पूरी की पूरी बिखरी हुई थी। देसी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। उसने दिल्ली, पहले राजधानी लाहौर थी, फिर बाद में उसने लाहौर ही राजधानी रही कुतुबुद्दीन ऐबक की। इल्तुतमिश ने बाद में आकर अपनी दिल्ली राजधानी बनाया, क्योंकि दिल्ली केंद्र में पड़ती थी तथा यहाँ से आने वाले व्यापार व माल जो हर जगह आराम से व्यतीत हो सकते थे। बड़े बड़े व्यापारी दिल्ली के केंद्र में रहकर देश के दूर दराज तक वस्तुओं को पूरा करते थे। इसलिए दिल्ली धीरे धीरे राजधानी का केंद्र बन गई, जो आज भी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी शुरू होती है, इसे बसरा के ख्वाजुद्दीन शरीफ खरीदते हैं। अब ख्वाजुद्दीन शरीफ खरीदते हैं तब उसकी मात्र उम्र थी 8 वर्ष। धीरे धीरे सैनिक गुणों में निपुणता जाता था। मोहम्मद घोरी इसको अपना गुलाम बना लेता है और इसने कई बार मदद की, हम पहले ही बता चुके हैं। अब उसकी प्रारंभिक समस्याएं क्या थी, ठीक है, उसकी प्रारंभिक, क्योंकि राजा बनने से पहले किसी न किसी को किसी चीज़ की समस्या जरूर होती है। समस्या इसलिए होती है क्योंकि उसके सामंती विद्रोही खड़े होते हैं। जब सामंती विद्रोही खड़े हो जाते हैं, सामंती विद्रोही प्रमुख समस्या, सामंती विद्रोही, राजकीय विद्रोही, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने ही राजमहल के राजकीय विद्रोही जो समय समय पर राजा के विरुद्ध खड़े हो जाते थे तथा
स्वयं को दिल्ली सल्तनत का राजा घोषित करके राजा के विरुद्ध खड़ा होकर उसको अपमानित करते थे। राजा को यह सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने कई राजाओं ने दिल्ली सल्तनत में कठोर यातनाएं लागू की, जैसे बलबन सिजदा एवं पायोबस। सिजदा एवं पायोबस का मतलब होता है, अगर कोई भी व्यक्ति राजा के पास आएगा और राजा को दंडवत प्रणाम करेगा, सिजदा पैरों में उसके गिरेगा, पायोबस मतलब चूमेगा, राजा के पैरों में गिरकर चूमेगा, जिससे राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। अब जब राजा की शक्ति में वृद्धि, उसने और कई कठोर कानून अपनाए, जिससे जनता विद्रोह करने से डरने लगी तथा राजा के आदेशों को मानने लगी। तो सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश में कितने शासक हुए। सबसे पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आएंगे हमारे, क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आएंगी रजिया सुल्तान, ठीक है, अहमद शाह, बलबन, गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन।